जब आपकी आंखें खुली तो आपने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया जहां तलवारें और मंत्र हावी थे और राक्षसों और ड्रैगन का खतरा था। आप एक साधारण छात्र थे, लेकिन अब एक ऐसी दुनिया की आखिरी उम्मीद बन गए हैं जो पतन के कगार पर है। आखिरी चीज जो आपने देखी वह एक अंधकारमय राक्षस था जो निषिद्ध मंत्र से बाहर आया और आपको खत्म करने के लिए करीब आ रहा था। अगर आपको लगता है कि यह सबसे बुरा था तो आने वाले समय का इंतजार करें। नहीं नहीं नहीं, आइए हम इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। तात्सु एक साधारण छात्र है, शांति से जी रहा है। सब कुछ ठीक था जब वह स्कूल जा रहा था। अचानक उसे एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह हैरान होकर चारों ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। तभी वह देखता है कि एक लड़का अपनी साइकिल तेजी से ला रहा है और ऋण को टक्कर मारने वाला है। तात्सु बिना सोचे उसे बचाने के लिए जल्दी से खींच लेता है और यही दृश्य कट जाता है। वह अजीब जगह पर मुखौटा पहने बैठी है, जादुई चक्र बना रही है, आकार जटिल है। अचानक हमला होता है, रक्षक मारा जाता है और उसे भी खत्म करने की कोशिश होती है, लेकिन आखिरी पल में रक्षक हमलावर से छुटकारा पा लेता है और दोनों मर जाते हैं। वह लड़की टूट जाती है पर चक्र पूरा कर लेती है। उसी समय हम तात्सु के पास लौटते हैं जो साइकिल से बचा है। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन चमकने लगती है। यह जादुई चक्र प्रकट होता है। वह लड़की इसे बना रही थी। वह जल्दी से चक्र से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह चक्र वह निशाना साध रहा था। देखते ही वे गिर जाते हैं। वह जल्दी निर्णय लेता है और उसे दूर ले जाता है ताकि चोट न लगे, लेकिन आखिरी पल में रेन उसे पकड़ लेती है और दोनों गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद तात्सु होश में आता है। वह खुद को अजीब भूमि में पाता है जहाँ कुछ नहीं है, कोई संकेत नहीं कि वह उसी दुनिया में है। वह चारों ओर देखता है और रेन को जमीन पर बेहोश पाता है और उसकी देखभाल करने जाता है। जब वह होश में आती है, दोनों चलना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वे कहाँ हैं। रेन को लगता था कि वह शांत क्षेत्र में है जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, इसलिए वह किसी घर या मदद की तलाश करती है। लेकिन तात्सु को अजीब एहसास हो रहा था। वह अचानक कहता है कि जो हुआ वह जादू जैसा है और यह हमारी दुनिया नहीं है। रिन अब उसकी बात को झूठ मानकर कहती है कि वह कल्पना करने के बजाय ध्यान दे, लेकिन तभी एक विशालकाय घोड़े जैसा राक्षस उनके सामने आता है जिसकी आंखों में क्रूरता होती है और वह उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। दोनों तेजी से जमीन पर गिरकर हमले से बचने की कोशिश करते हैं। तभी तात्सु को लगता है कि यह साधारण घोड़ा नहीं है और वह रिन को बचाने के लिए खुद को चारा बनाने का निर्णय लेता है। वह उसे कहता है कि वह भागे और वह उसे व्यस्त रखेगा, लेकिन रिन मना कर देती है और कहती है कि ऐसा करने पर वह मर जाएगा। इस पर तात्सु गहरे दुख के साथ कहता है कि बेहतर है कि एक व्यक्ति मरे इसके बजाय कि हम दोनों मरे। सच में वह घोड़े को पत्थर से डराता है ताकि रयान से दूर हो जाए। घोड़ा उस पर हमला करता है और तातच्ची एक सच्चा योद्धा बन जाता है। जब अचानक राक्षस दहाड़ता है, तभी एक योद्धा बिजली की तरह आता है, घोड़े पर हमला करता है और उसके हमले को रोकता है। राक्षस फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर इस बार एक और योद्धा पहाड़ से आता है और घोड़े की टांग पर वार करता है, उसे गिरा देता है। फिर वह तातच्ची के पास आता है और बताता है कि यह क्षेत्र के सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक है और कोई इसे हरा नहीं सकता। उनके साथ एक और लड़की आती है और बताती है कि इस राक्षस का मांस बहुत महंगा होता है। रेगिस्तान के लोग उसे जला रहे हैं ताकि मांस का फायदा उठा सके। इस पल में ताज समझता है कि यह आपदा है, सिर्फ सपना या विज्ञान की दुनिया नहीं, यह जादू, राक्षसों और रहस्यों से भरी दुनिया है। वह खुद से कहता है कि साफ है हम अपनी दुनिया में नहीं हैं और हमें इसमें जीने का तरीका खोजना होगा या लौटना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। घोड़े के साथ भयंकर लड़ाई के बाद योद्धा उनके साथ बैठकर समझाते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक समूह हैं जो राक्षसों का सामना करते हैं और रोजमर्रा के खतरों से निपटते हैं। उन्होंने उन्हें इस दुनिया के बारे में चेताया क्योंकि यह खतरनाक है, खासकर वह क्षेत्र जिसमें वे हैं, क्योंकि यह राक्षसों और खतरों से भरा है। तात्सु ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें किसी नजदीकी शहर तक पहुंचा दें। साहसी लोग सहमत हो गए और अगले दिन सब मिलकर एक शहर की ओर चल पड़े। यह साधारण शहर नहीं, बल्कि जादुई राज्य एस्टन का मुख्यालय था, जहां साहसी लोगों की गिल्ड भी थी। तात्सु और उनके साथी ने निर्णय लिया कि वे भी गिल्ड में शामिल होंगे ताकि इस नई दुनिया में जीवित रह सकें और पैसे कमा सकें। साहसी लोग उनकी मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ प्रारंभिक पैसे दिए ताकि वे उपकरण खरीद सकें। क्या महत्वपूर्ण है, साहसी लोगों को अलविदा कहकर वे संघ गए और रिसेप्शनिस्ट महिला से मिले। वह अजीब थी और बोली, हाथ रखो, जादुई क्षमता मापेंगे। बिना जादू साहसिक कार्य नहीं, न ही संघ में प्रवेश। चिंता थी क्योंकि वे नहीं जानते थे जादू है या नहीं। वॉरेन ने परीक्षण शुरू किया। शुरू में कुछ नहीं दिखा, फिर अचानक 4 अजीब रंग दिखे। कर्मचारी चौंकी और ताज से हाथ रखने को कहा, लेकिन मेरे दोस्त, सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब ताज ने हाथ रखा। लूरा टूट गई और कर्मचारी और शाद चिंतित हो गए। वह गिल्ड के नेता को बुलाने दौड़ी। नेता ग्रेड था, जो प्रसिद्ध योद्धा मियोरा के साथ था, जिसे गोल्डन स्वॉर्ड्स वुमन कहा जाता था। उसने कहा कि वे गिल्ड में अभी प्रवेश नहीं कर सकते और मियोरा के साथ जाना होगा ताकि वे समझ सकें कि वे कौन हैं। ताचोनिन उलझन में थे, लेकिन अंत में मान गए और घर लौटे। एक शक्तिशाली जादूगरनी लीमा ने उन्हें विस्तार से बताया और नया परीक्षण करने को कहा। उसने 2 अजीब लकड़ी के डिस्क निकाले और उन्हें दिया। अरसवा ने बताया कि यह डिस्क आपकी जादुई शक्तियों को पहचानती है। जैसे ही उन्होंने डिस्क पकड़ी, चिन्ह सक्रिय हुए
घंटियां बजीं और अजीब संख्याएं दिखीं। लीमा ने आश्चर्य से कहा, तो मेरे पास जादू नहीं है? लेकिन लीमा हंसते हुए बोली, नहीं ताज, तुम सामान्य नहीं, असाधारण हो। यह हमारे नायक के लिए खेल जैसा था और सब कुछ अच्छा लग रहा था। उन्होंने बताया कि ताज की जादुई ऊर्जा 120,000 और शक्ति 40,000 थी, जबकि रेन की क्षमता 37,000 और शक्ति 5,000 थी। इन संख्याओं की तुलना में और कुछ नहीं था। आमतौर पर उसने कहा कि राज्य में कोई शक्तिशाली होता है तो उसके पास 10,000 जादुई ऊर्जा और 2,000 शक्ति होती है, और वह शाही जादूगर होता है जो खुद को सबसे शक्तिशाली मानता है। उसके पास 43,000 ऊर्जा और 6,000 शक्ति है। अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता तो ये दोनों सच में जादुई चमत्कार हैं, लेकिन वे अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकते और न ही उपयोग करना जानते हैं। इसलिए जब उसने बताया, सच कहूँ बिना प्रशिक्षण जादू नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तात्सु उत्सुकता से पूछता है कि सही से जादू सीखकर हम कहां पहुंच सकते हैं। ली मुस्कुराकर कहती है कि आप फ्रांस के साहसी यात्रियों से भी बेहतर बन सकते हैं, यहाँ तक कि शाही जादूगरों से भी। फिर ली तात्सु को गंभीरता से देखती है और कहती है कि तुम अकेले एक देश को नष्ट कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो और शहरों को मिटा सकते हो। अगर तुम एक देश के राजा बनना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और यदि धन की बात है तो तुम्हारे लिए खजाने खुल जाएंगे। यह बात तात्सु को हैरान कर देती है। क्या वह इस स्तर को स्वीकार कर सकता है? शायद नहीं। यह दुस्वप्न या किंवदंती हो सकता है। माहौल शांत करने के लिए उसने उन्हें खाने बुलाया। उसने मियोरा से जादू का अर्थ पूछा। मियोरा ने कहा, जादू वह शक्ति है जो हम आत्माओं और स्रोतों से लेते हैं। हम कोई मंत्र नहीं उपयोग कर सकते। आत्माएं 4 प्रकार की होती हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। जादू भी इन्हीं में बंटा होता है। हर व्यक्ति को आत्मा चुनती है, न कि इसके विपरीत। मतलब आप जादू का प्रकार नहीं चुन सकते, आत्मा आपको चुनती है। और अधिकांश जादूगर एक ही प्रकार का उपयोग करते हैं, उन्हें एकल प्रकार वाले कहते हैं। कुछ लोग दुर्लभ होते हैं जो एक से अधिक प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मयूरा जो आग और धरती का उपयोग करती है, और लीमा जो 3 प्रकार का उपयोग करती है, आग, पानी और हवा। लेकिन रेन की स्थिति अलग है। उसके पास 4 प्रकार का उपयोग करने की क्षमता है, जो बहुत दुर्लभ है, लगभग असंभव। पहले कभी किसी ने इसे नहीं देखा, सिर्फ किंवदंतियों में। ताची प्रभावित हुआ और पूछा, तो मेरा जादू का प्रकार क्या है? जवाब सुनकर वह चौंक गया। तुम सिर्फ जादूगर नहीं हो, तुम नहीं चाहते। जादूगर एक रहस्यमय शब्द है जो जादूगर से अधिक है। फर्क यह है कि जादूगर आत्माओं की शक्ति मंत्रों से लेते हैं, जबकि जादूगर आत्माओं का सीधा उपयोग करते हैं, केवल उनकी शक्ति का नहीं। लेकिन यह मुफ्त में नहीं होता। जादूगर को आत्माओं के साथ अनुबंध करना होता है ताकि वह उन पर नियंत्रण कर सके, और तब उनकी शक्ति भयानक हो जाती है। वह सेनाओं को मिटा सकता है और देशों को तबाह कर सकता है, जब तक ताची थक न जाए। मैं राजा बनने में दिलचस्पी नहीं रखता, बस अपनी पहचान जानना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? उसने कहा कि तुम्हारा प्रकार जानना अभी असंभव है, क्योंकि यह अद्वितीय है। कुछ दुर्लभ लोग होते हैं जो प्रकाश, अंधकार और समय जैसे तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद ताची ने खुद से प्रशिक्षण शुरू किया और कहा कि वह अपनी शक्ति को हाथ में केंद्रित करने की कोशिश करेगी और इसे प्रहार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जादुई ऊर्जा इकट्ठा करेगी। लेकिन ताची भ्रमित था और तकनीक सही से नहीं कर पा रहा था। अमारिन अलग थी और मियोरा ने उसे आग और रंबश का उपयोग सिखाना शुरू किया, लेकिन उसने जल्दी सीख लिया। नहीं, उसने कर दिखाया। मियोरा हैरान और पागल हो गई। उसने कहा कि यह पहली बार है जब ऐसी आग देखी है। ट्रेनिंग खत्म कर वह ताची के पास गई और उसे प्रोत्साहित किया कि वह जारी रखे। सच में ताची ने कोशिश की और अभ्यास किया, लेकिन अचानक वही आवाज सुनी जो उसने पहले सुनी थी, उस छोटी लड़की की आवाज जिसने उसे पुकारा था जब जादुई चक्र सक्रिय हुआ था। इस बार कुछ अलग था। लोग उसे प्रोत्साहित कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे अपनी शक्ति इकट्ठा करे। सच में ताची पहली बार अपनी शक्ति को हाथ में इकट्ठा करने में सफल रहा। लेकिन जब उसने खत्म किया तो ऋण से पूछा, तुमने उस बच्ची की आवाज सुनी? ऋण? उसने हैरानी से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मतलब ताची ही अकेला है जो सुन सकता है। थोड़ा आता है। सभी यूरी के साथ रात का खाना खाते हैं और बताया कि वे ट्रेनिंग जारी रखेंगे। अब ताज बाएं हाथ में शक्ति इकट्ठा करना सीखेगा। ताज ने कहा कि मैं जादू सीखना चाहता हूँ। उसने समझाया कि जादू से पहले एक महत्वपूर्ण चीज में महारत चाहिए, जो है जादू से शरीर की गति, शक्ति और ध्यान बढ़ाना। यह आपकी लड़ाई की शैली होगी जब तक हम आपके असली प्रकार का पता नहीं लगाते। उसी समय मीर खादक ने ताज और रेन की शक्ति के बारे में शिक्षक से बात की और कहा कि उनमें जो शक्ति है वह सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि वे साधारण इंसान नहीं है। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो उसने पूरी गंभीरता से कहा, उन्हें 3 हफ्तों में ट्रेनिंग खत्म करनी होगी। उनकी शक्तियों का पता चल गया है जिससे वे युद्ध में खींचे जाएंगे और मियोरा की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मियोरा हैरान थी, सिर्फ 3 हफ्ते? लेकिन टाच और लिन ने साबित किया कि वे साधारण नहीं हैं। रेन ने चारों तत्वों पर इतनी आसानी से नियंत्रण पा लिया कि मियोरा खुद उनसे सीखने लगी और उसने लिमा से कहा, यह छात्रा नहीं, अब मेरी शिक्षिका है। वहीं टाच अपनी शारीरिक क्षमता को हर दिन डरावने तरीके से बढ़ा रहा था। उसका स्तर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी तेजी और ताकत दोगुनी हो रही थी, जैसे वह सुपर फाइटर बन गया हो। लेकिन एक दिन जब वे ट्रेनिंग ले रहे थे तो उन्हें एक आश्चर्यजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। वही राक्षस जिसने पहले हमला किया था, मियोनी उन्हें बचाने वाली थी, लेकिन सिनेमा ने रोका और कहा कि उन्हें खुद ही सामना करना होगा। ताज और उनके साथी ने घोड़े का सामना किया और पूरी ताकत से हरा दिया। यह उनके लिए निर्णायक क्षण था। उनकी स्नातक परीक्षा थी। ली बहुत खुश हुई और उनकी सफलता पर दावत दी। उसने बताया कि अगले दिन वे अजमेरा जाएंगे ताकि गिल्ड में पंजीकरण कर सकें। पंजीकरण से वे साहसी बनने की यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन उसने चौंकाने वाला बयान दिया, मैं जानती हूँ कि तुम इस दुनिया के नहीं हो और सुना है कि लोग दूसरी दुनियाओं से आते हैं। यह समन जादू से होता है। ऐसा कब होता है?
क्या सच में कोई किसी को दूसरी दुनिया से बुलाना चाहता है? विन हैरान थी और पूछ रही थी कि कौन ऐसा कर सकता है, लेकिन क्यों? उसे कारण नहीं पता था। उसने बताया कि समन जादू कोई भी नहीं कर सकता, यह जादू के स्तर से ऊपर है और इसे वही जादूगर कर सकते हैं जो समय और स्थान को नियंत्रित करते हैं। ऋण ने निराश होकर कहा कि इसका मतलब है कि हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन ताज ने विपरीत देखा और सोचा कि चूंकि ये जादूगर दुर्लभ हैं, तो हमें उन्हें ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ताज अपने कमरे में बैठा सोच रहा था और वे सभी अस्तित्व संबंधी सवाल पूछ रहा था जो आप रात में खुद से पूछते हैं। लेकिन अचानक उसने एक आवाज सुनी। छोटी लड़की फिर आई और पुकारने लगी। उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुला रही हो? उसने कहा, हम जल्द मिलेंगे, और गायब हो गई। 2 हफ्ते बाद ताज और वेरेन एस्पार लौटे और साहसिक संघ में पंजीकृत हो गए। उन्होंने नई दुनिया में अनुभव के लिए छोटे कार्य शुरू किए। एक दिन नाश्ते के दौरान उन्हें संघ से बुलावा आया। एक खास मिशन था, गरीब इलाके के बारे में जांच करनी थी। उन्हें वेटर और ग्राहकों से पूछताछ कर पता लगाना था कि गाड़ियों, दुकानों और गोदामों से चोरी किए माल की तस्करी के लिए कौन जिम्मेदार है। यह माल बाद में अचानक प्रकट होता है। गिल्ड के नेता बोले, पहले 2 दल असफल रहे हैं, अगर आप भी असफल हुए तो हमें इसे किसी और को देना होगा और बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने ताज और येरिन से मदद मांगी। उन्होंने कहा, आप लोग छात्र क्यों हैं? आपकी ताकत अद्भुत है। अगर आपने यह मिशन पूरा किया तो आप पदोन्नत होंगे। हमारे नायक चुनौती स्वीकारते हैं और शहर की ओर बढ़ते हैं। वे समय बिताते हैं जब तक सराय नहीं खुलती और बाजार में घूमते हैं। अचानक उन्हें पता चलता है कि फलों और वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। एक व्यापारी ने बताया कि खाने की गाड़ियां कम आ रही हैं और लोग कहते हैं कि रास्ते में राक्षस हमला कर रहे हैं। जो सामान आता है वह कम होता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। वे समझते हैं कि गाड़ियों पर हमले और मिशन जुड़े हैं, यानी वही संकट का कारण है। रात में वे बार में जाते हैं और वेटर से कहते हैं कि सुना है तुम बाजार से गायब सामान बेचते हो और अगर पैसे हों तो खरीद सकते हैं और काले बाजार में बेचकर लाभ कमा सकते हैं। ताज खुद को व्यापारी बनाकर गुप्त बाजार से सामान खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि पता चल सके कि यह सब कौन कर रहा है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वेटर ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि वे नौसिखिए हैं। भले ही ताज ने पैसे दिखाए, जाल में ग्राहक लालची हो गए और तात्सु और रेन से खरीदने की कोशिश की। तात्सु ने जोर से जवाब दिया और उन्हें तुरंत खत्म कर दिया, सिर्फ 2 को छोड़कर, ताकि उनसे बात कर सके। असली बात शुरू हुई। उन्होंने बताया कि आदमी अजीब है, अचानक प्रकट हुआ और कहा कि सामान को शहर के गेट तक पहुंचाएं। वहां गाड़ियां सच में थी और सामान भी था, मतलब हमला असली था। उन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्ट में मदद की। वेट्रेस, जो इस तरह के सामान की आदत थी, ने सलाह दी कि जो आपका नहीं है उससे दूर रहें और अपने पैसे लेकर चले जाएं। वे सच में बार से चले गए। दोस्त, ऐसा लगा काम खत्म हो गया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बाहर निकलते ही उन्हें कुछ अजीब लगा, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। सच में 3 नकाबपोश लड़कियां सामने आ गईं और हमला करने की कोशिश की। ताज ने पहली को मार गिराया और दूसरी पर हवा का इस्तेमाल कर उसे भी खत्म कर दिया। अचानक पहली लड़की होश में आकर धुआं बम फेंक कर भाग निकली तीसरी के साथ, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। एक बेहोश हो गई और ऋण और ताज ने उसे पकड़ लिया। इससे सब बदल गया, क्योंकि ताज ने महसूस किया कि ये साधारण गुंडे नहीं बल्कि पेशेवर हत्यारे थे और उनका इरादा सच में उन्हें खत्म करने का था। लड़की को गिल्ड ने पकड़कर अकेले कमरे में बांध दिया। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग मर जाते हैं जब तक असफल न हो, लेकिन ताज ने कहा कि उसकी जान बचाई जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जिंदा रहोगी या मर जाओगी। दूसरी ओर मियोरी ताज और लिन से मिलने आई और बुरी खबर लाई। उसने बताया कि शहर की स्थिति खराब है, कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं और रोज चोरी हो रही है। इसलिए गिल्ड को बड़ा काम मिला है, जिसमें फलों की रक्षा और चोरों को पकड़ना है। इनाम 500 सोने के सिक्के हैं। लिन और ताज ने तुरंत सहमति दी। अमीउरा और खेतों के मालिकों से मिले। उनमें से एक, काशी, ने ताची से हाथ मिलाया। ताची को कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसके हाथ बाकी किसानों जैसे मुलायम नहीं थे। उसने इस भावना को नजरअंदाज किया और खेतों में घूमने लगा। अचानक अलार्म बजा, मतलब कोई दुश्मन है। रणा ने बताया कि जो आ रहा है वह इंसान नहीं बल्कि बड़ा है। अचानक 4 राक्षस सामने आ गए, एक विशाल गूल। ताची ने तुरंत योजना बनाई और कहा, मैं गूल से निपटूंगा, मियोरा राक्षसों को संभालेगी और वही हमारी रक्षा करेगी। इसके बाद मियोरा ने राक्षसों पर हमला किया। हिंसा, और 1 मिनट भी नहीं, और उसने उन पर काबू पा लिया। जबकि तात्सी ने अपनी ताकत इकट्ठा की और विशाल राक्षस पर हमला किया। एक बार काफी था। लौटकर वह युद्ध का विश्लेषण कर रही थी। उसने कहा कि राक्षस और जिन्न यहाँ नहीं होने चाहिए थे, कुछ गलत और बड़ा हो रहा है। तात्सी और साथी शक करने लगे कि यह हमला संयोग नहीं, योजनाबद्ध था। मियोरी शांत थी और बोली, जल्दबाजी न करें, पहले देखें कि प्रतिद्वंद्वी क्या इरादा रखता है, फिर कार्रवाई करें। मियोरी ने जाल बिछाने का निर्णय लिया और तात्सी और रेन ने सहमति जताई। उन्होंने खुद मदद करने का सोचा। हत्यारी लड़की गिल्ड में बंद थी। वह सोचने लगी, तात्सु ने हमें क्यों नहीं मारा, जबकि हमने हमला किया था और उसे निपटना आसान था। अचानक गिल्ड का नेता आया और पूछा, तुमने निर्णय लिया? लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ। उसने तात्सु, रेन और मियोरी के पास लौटने का निर्णय लिया। अगले दिन वे खेतों में घूमने और चोरों की तलाश में निकले, जब तक कि उनके शिविर तक नहीं पहुंचे। उन्होंने देखा कि 3 लोग उसी खेत में छिपे थे। तात्सु ने कहा, चलो उन्हें खत्म करते हैं। वे तेजी से गए। जादू नहीं था, इसलिए चोरों को आसानी से पकड़ लिया।
खेत के मालिक आए और गिल्ड को सौंपने ले गए। तभी काशिम ताज के सामने प्रकट हुआ। ताज ने पूछा, तुम्हारा हाथ इतना कोमल क्यों? बाकी किसान कैसे? काशिम हंसते हुए बोला, मैं पर्यवेक्षक हूँ, किसान नहीं। मियोरी ने पूछा, तुम्हें भूत और राक्षसों के बारे में कैसे पता, जबकि तुमने पहले कभी साहसिक कार्य नहीं किया? काशिम ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छे, तुमने मुझे पकड़ लिया। हाँ, मैंने ही भूत और राक्षस भेजे और चोरों को राजी किया। यह ताकत का परीक्षण था। अचानक ग्रामी प्रकट हुई, जो पहले छुपी थी। काशिम ने उसे हेरिन और मियोरा से लड़ने को कहा। उसने ताची से पूछा, मेरे प्रतिद्वंदी कब? लड़ाई शुरू हुई। मिराहा ने तलवार से हमला किया, पर ग्रामी ने आसानी से रोक लिया। अग्नि हमले का जवाब दिया, लेकिन ग्रामी ने हवा से रोक दिया। रेन ने कहा, चलो। उसने वसंत चक्रवात बनाया ताकि ग्रामी भ्रमित हो। मियोल ने ताकत इकट्ठा कर फिर से हमला किया, पर ग्रामी ने सहन कर लिया। मेरी पर दबाव था। उसने कहा, सावधान रहो, तुम थक रही हो, इंस्टाग्राम पर मदद करो। अचानक उसने मेरी के साथ जगह बदली। वह लगभग रोकने को तैयार थी, पर आखिरी क्षण में संकीर्ण जगह में रुक गई। कुछ ही पलों में उसने मिरियो पर हमला किया और पेट में मारा। उसने पलटवार की कोशिश की, लेकिन हवा का इस्तेमाल किया तो उसके हमले को तलवार से काट दिया जैसे कागज हो। दूसरी तरफ काशिम ने बर्फ के तत्व से राक्षस बुलाया और ताज से कहा, आओ अपनी कला दिखाओ। ताज ने देखा और कहा, क्या यह सब है? पूरे विश्वास के साथ राक्षस पर हमला किया, लेकिन डरावना था क्योंकि उसके हमले का असर नहीं हुआ। खरोंच भी नहीं आई। काशिम हंसा और कहा, राक्षस शारीरिक नहीं है, तुम्हारे हमले बेकार हैं, लेकिन वह तुम्हें मार सकता है। ताचिफ को खतरा महसूस हुआ, फिर भी उसने हार नहीं मानी और बार बार हमला किया। कोई फायदा नहीं हुआ। राक्षस ने तीव्रता से जवाब दिया। काशिम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम शारीरिक रूप से मजबूत हो, लेकिन जादू के बिना इस राक्षस को नहीं हरा सकते। अचानक उसने एक अजीब कैरियर निकाला और राक्षस को दिया। राक्षस ने उसे खा लिया और डरावने लाल राक्षस में बदल गया। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। वे एक ही बार करते हैं, तात्सु को हवा में उड़ा देते हैं और उसे चोटें आती हैं। नकाशिन सांत्वना देते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखता, क्योंकि तुम मेरी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। वह कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी शक्ति ले सकूं, लेकिन जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तब तक नहीं। इसलिए मैं रेन और मियोरा को पकड़ लूंगा और तुम्हारे सामने उन्हें तकलीफ दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उन्हें फिर नहीं देखोगे। तात्सु गुस्से में आ जाता है और तय करता है कि वह हार नहीं मानेगा और लड़ाई जारी रखेगा। दूसरी ओर यूरोग्रामी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सभी हमलों के बावजूद वह लड़की जैसे कुछ भी नहीं थी। उसी समय मिरी ने कहा कि हमें योजना बदलनी होगी। मियोरी ने ग्रामी पर हमला किया और अरेन्हा ने जादू किया। ग्रामी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मियोरी ने उसे बिजली की तरह प्रहार किया। उसने बिजली के कौशल से फिर मारा और धूल भरी आंधी बनाई। म्यूल ने आग से हमला किया, जिससे बड़ा विस्फोट हुआ। ग्रामा बिखर गई और मियोरी ने दिन में हमला किया। ग्रामी जमीन पर गिरी और हार मान ली, लेकिन कहा कि वह फिर लौटेगी। अचानक काश फिर से प्रकट हुआ। वह धमकाता है, मेरी बात मानो वरना पछताओगे। अब ताज की ओर बढ़ते हैं, जो जमीन पर पड़ा था, घायल और लगभग खत्म। फिर भी ताज हार नहीं मान रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काश उसे मौका नहीं देता और राक्षस के साथ फिर से हमला करता है, जिससे ताज बेहोश हो जाता है। रेनो और मियोरा के सामने उनके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे काश की बात माने। आखिरी पल में उसने असहायता, डर और अपमान महसूस किया और उसे लगा कि वह उन्हें बचा नहीं पाएगा। वह रेनो की मदद नहीं कर सका, लेकिन बेहोशी में एक छोटी लड़की की आवाज सुनी। पहले वह पूछती है, क्या तुम अब भी शक्ति चाहते हो? वह रोते हुए कहता है, हाँ, मुझे उन्हें बचाना है। लड़की कहती है, ठीक है, लेकिन यह शक्ति नियमों के खिलाफ होगी और तुम्हें दर्द होगा जैसे मर रहे हो। तात्सी, वह कहता है, मैं तैयार हूँ, अगर मैं काश को रोक सकता हूँ तो कोई भी दर्द सह लूंगा। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, हवा की आत्मा हेरिरो, अब मेरी शक्तियां तुम्हारी हैं। अचानक तात्सी फिर से होश में आता है, लेकिन इस बार उसके शरीर से बड़ी शक्ति निकलती है। काशिन हैरान होता है जब वह उसे खड़ा देखता है और लाल राक्षस हमला करता है, लेकिन तात्सी पर असर नहीं होता। तात्सी आसानी से हमले को रोक देता है। हवा से लाल राक्षस गायब हो गया। काशिम डर में ग्रामी को लेकर भागा। अचानक यरील की चेतावनी का दर्द शुरू हुआ। उसके शरीर में दर्द हुआ, जिससे वह गिर पड़ा, लेकिन भागने से पहले वह काशिम को छोड़ने और उसकी बांह काटने में सक्षम हुआ। फिर वह बेहोश हो गया। जब ताज जमीन पर बेहोश था, वे उसे ठीक करने की कोशिश में लगे। उसकी स्थिति गंभीर थी और कोई जादू काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे शहर के सबसे शक्तिशाली जादूगर के पास ले जाने का निर्णय लिया। एक हफ्ते बाद वह शिक्षक के पास बैठा और सब कुछ बताया। उसने उसे भयानक जीवन के बारे में बताया। वो लाल गेंद क्या थी जो राक्षस ने खाई? यह जादू क्रिम्सन पैक्ट है, जो प्राणी की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देता है, लेकिन उसे नियंत्रण से बाहर कर देता है, इसलिए यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तात्सु ने पूछा कि वह राक्षस को चोट क्यों नहीं पहुंचा सका। उसने सोचा कि यह उसका अंत है, लेकिन हवा की आत्मा हेल ने उसकी मदद की। तात्सु को नहीं पता था कि यह बात उसे चौंका देगी। जैसे ही उसने हवा की आत्मा का नाम सुना, वह स्थिर हो गई और चौंक कर कहा कि अब मैं तुम्हारे जादू का प्रकार जान गई हूँ। तुम एक समनिंग मैजिक के उपयोग करता हो, जो बहुत दुर्लभ और खतरनाक है, और जो इसे उपयोग कर सकता है वह बहुत कुछ कर सकता है। कई आत्माओं का होना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है।
खासकर अगर वह उनकी आवाजें सुन सके या देख सके। ये आत्माएं अदृश्य हैं और वह उनकी पूरी ताकत का उपयोग कर सकता है जैसे कि वह उसकी अपनी हो। तात्सु इससे चकित है। उसकी जादुई शक्ति है लेकिन वह समझ नहीं पा रहा कि वह किस चीज में उलझा है। उसी समय काश्मोग्रामी उनके नेता से मिला और बताया कि क्या हुआ और कैसे तात्सु ने लाल राक्षस को हराया और काश्म को भी घायल कर दिया। लेकिन नेता विचलित नहीं होता और बस कहता है कि योजना जारी रहेगी। इस बार वह जेरामी की शक्ति को और बढ़ाएगा और उसे आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करेगा। और फिर वह एक अजीब संदेश लिखता है अपने कागजों के बीच और 2 अनुयायियों के साथ शांति से चलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर हम तात्सु के पास लौटते हैं जिसने रेनो मियोरा को देखने का सोचा ताकि वह उन पर ध्यान दे सके। लेकिन रास्ते में वह देखता है कि 2 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। अचानक वह लड़की तात्सु का फायदा उठाकर दिखावा करती है कि वे लड़के उसके दोस्त हैं। लड़के हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन तात्सु उनके हमले को आसानी से विफल कर देता है। वह एक पर हमला करता है और उसे सेकंड में बेहोश कर देता है। दूसरा लड़का डर कर अपने दोस्त को लेता है और भाग जाता है। लड़की तात्सु से बात करती है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है लेकिन वह जवाब देता है। वह शांत स्वर में कहता है मुझे पता था कि तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए थी क्योंकि तुम पहले ही उनसे भाग गई और तेजी से आगे बढ़ी। सबसे अहम बात, तुम बिल्कुल नहीं डरी थी जब उन्होंने तुम्हें पकड़ा। लड़की मुस्कुराती है और बताती है कि उसका नाम हिनेस्टसिया है जो पहले पकड़ी गई थी। वह बताती है कि अब वह संघ में शामिल हो गई है और चोरी की गई चीजों की जांच में काम कर रही है। फिर वह उसे काशम के प्रमुख के होटल में ले जाती है और वे सबूत की तलाश करते हैं। ताज कुछ कागजों के बीच कुछ नोटिस करता है और पढ़कर चौंक जाता है। उसी समय ऋण छत पर खड़ी थी लेकिन अचानक वे कुछ लोग देखते हैं। वे शहर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक जासूस अचानक हमला कर देता है और वे बच निकलते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि भाग जाएं और लड़ाई छोड़ दें। वे लगभग उन्हें हरा देते हैं लेकिन 3 नए योद्धा आकर हमला रोक देते हैं और जेरामी प्रकट होती है जो हमेशा की तरह मुखौटा पहने होती है। बिना दया के वह मियोरी पर हमला करती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। वह उसे पकड़कर भाग जाती है और चारों योद्धाओं को छोड़ देती है ताकि रयान और रेन उनसे लड़ सकें। वे उन्हें हरा देते हैं लेकिन जेरामी को पकड़ नहीं पाते इससे पहले कि वह मियोरी के साथ भाग जाए। व्यक्ति हैरान था कागज पढ़ते हुए। उसमें लिखा था कि दानवों की जनजाति लाल संधि से बंधी एस्पिरस शहर के नीचे सुरंग में कैद है। अगर आजाद हुए तो शहर गायब हो जाएगा। बिना सोचे वह निस्ताया को लेकर सुरंग की ओर दौड़ता है। वे सुरंग में पहुंचते हैं और चलते रहते हैं जब तक कि एक विशाल लोहे के दरवाजे तक नहीं पहुंचते। इंस्तासिया अपनी हत्यारे की कौशल से दरवाजा खोल देती है और वे आगे बढ़ते हैं। इस बीच रेन मियोरा को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अचानक ग्रामी उसके पास आकर कहती है कि मियोरा विशेष स्थान पर है और मैं मदद करूंगी। कोई डिजाइन हो, मैं उसे क्रिम्सन पैक्ट के अनुष्ठानों में नहीं चाहती क्योंकि मैं खुद तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। ऋण जल्दी मियोरा के पास पहुँचती है, उसे जादुई सर्कल में लटका पाती है। बिना हिचकिचाहट वह बर्फ से सर्कल के आसपास की रेत जमाती है और पृथ्वी के जादू से मंत्र रोककर सर्कल तोड़ देती है। वह मियोरा को बचाती है लेकिन खुशी से पहले बुरा नेता काशम प्रकट होता है और सच बताता है कि हम ही सब कुछ के पीछे हैं। ऋण तुरंत लड़ाई के लिए तैयार होती है लेकिन नेता उसे शांति से रोकता है। नहीं, मैं आपके लिए नहीं आई हूँ। मैं बताने आई हूँ कि 3000 राक्षसों की सेना शहर की ओर बढ़ रही है और यह सब नष्ट करने के लिए काफी है। रीम यह सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि ताज ही इसे रोक सकता है लेकिन काशन उसे उलझा देता है और कहता है ताज के लिए हमने खास योजना बनाई है, चिंता मत करो। वे उसे बड़ी समस्या में छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नेता काशम से पूछता है कि सब तैयार है। काशम जवाब देता है अभी हमारे पास 500 राक्षस जमीन के नीचे और 200 ऊपर हैं। उत्तरी घोड़े का राक्षस भी आ चुका है। लड़ाई कल सुबह शुरू होगी। कश्म चिंतित था। वह नेता से पूछता है क्या आप सुनिश्चित हैं? नेता मुस्कुराता है सफलता की संभावना 90% है, काफी है, भले ही कुछ बलिदान हो। हम ताज के पास लौटते हैं जो सुरंग में चल रहे हैं। अचानक वे एक विशाल काय को पाते हैं। कैच उसकी मार को एक वार में रोक देता है और उसे नष्ट कर देता है। वह राहत की सांस लेता है लेकिन अचानक एक दरवाजा खुलता है और वह उस कमरे को देखता है जिसमें नेता के बुरे जुड़वा हैं। उनके चारों ओर जिन्हों के अंडे होते हैं और दृश्य रहस्यमय और डरावना लगता है। ताज चौंक कर पूछता है क्या तुमने ये राक्षस बनाए? क्या वे आ गए? हाँ, और भी आने वाले हैं। हम इन राक्षसों को जगाकर शहर नष्ट करेंगे। ताज चेतावनी देता है कि यह आत्मघाती है, राक्षस भी उन्हें नष्ट कर देंगे। वे लाल आभा निकालते हैं और कहते हैं कि हम इससे उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। वे अंडों के आसपास के राक्षसों को जगाना शुरू करते हैं। ताज देखता है कि ये साधारण राक्षस नहीं बल्कि क्रिम्सन संधि द्वारा समर्थित हैं। वह कहता है कि मैं सभी हमलों से उन्हें हराऊंगा और तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। लड़ाई शुरू होती है। वह राक्षसों को पहले लड़का समूह करता है और जल्दी से एक समूह को खत्म लेकिन जुड़वा अपनी शक्ति बचाते हैं और फिर भागने से हमला करने लगते हैं। जादुई शक्ति है लेकिन अगर वह पूरी तरह इसका उपयोग करता है तो कमरा गिर सकता है, इसलिए वह योजना बनाता है। तभी लाल लूरा टूट जाती है और जिन्न नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। लड़कियों की ओर बढ़ते हैं। तात्सु जल्दी से आता है और खंजर से जिन्हों को मारता है, जुड़वा को बचाता है भले ही वे दुश्मन हैं। वह पूछता है कितने जिन्न बचे हैं? वे बताते हैं बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ नहीं, शहर में हैं। तात्सु खतरे को महसूस करता है। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लिन स्टेस्ली ले जाता है। फिर तेजी से शहर की ओर बढ़ता है। दरवाजा खटखटाया।
राक्षस आ रहा है। रेनो और मियोरो एडवेंचरर्स गिल्ड के नेता के पास जाते हैं, उन्हें राक्षसों और खतरे की जानकारी देते हैं। नेता तुरंत हरकत में आता है, सभी एडवेंचरर्स को बुलाने का फैसला करता है। वह कहता है, दुश्मन सामान्य नहीं है, काश ताची हमारे साथ होता, लेकिन हमें उनका सामना करना होगा, भले ही अकेले हों। वे कहते हैं, हम शहर की रक्षा करेंगे, भले ही ताची न हो। एडवेंचरर्स तैयार हैं। अचानक बिना चेतावनी के एक खाई दिखाई देती है। वह रुककर कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ताची यहाँ नहीं है। खैर, मैं उसकी जगह लूंगी। वह राक्षसों के हमले के खिलाफ रक्षा योजना पर बात करती है और स्थिति समझाती है। वह कहती है कि भले ही राक्षस 3000 हैं, जानना जरूरी है कि कमजोर राक्षस पहले आते हैं और उनमें से कुछ ऑर्क्स और जिन्न असली खतरा है। वह नेता से पूछती है कि कितने साहसी लोग हैं, तो वह हिचकिचाते हुए जवाब देता है, हम 180 हैं। वह कहती है कि संख्या कम है और कहती है कि कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम आग का व्यापक उपयोग करें और शुरुआत में कमजोर राक्षसों को खत्म करें। सामरिक जादू की समस्या यह है कि यह जल्दी खत्म होता है। फिर भी वह कहती है कि वह अपनी शक्ति का बलिदान देने को तैयार है, क्योंकि ऑर्क और गॉब्लिन को मारने के लिए ऊर्जा बचानी होगी। वह कहती है कि वह अकेले अग्रिम पंक्तियों से निपट सकती है और पृथ्वी, जल और अग्नि के जादू से उन्हें नष्ट कर देगी। वह योजना विस्तार से समझाती है और सभी ध्यान से सुनते हैं। विचार पागल था, लेकिन बुद्धिमानी से भरा, इसलिए वे उस पर विश्वास करते हैं और उसे शहर की सीमा पर ले जाते हैं। वहाँ से लड़ाई शुरू होती है। वास्तव में रीम एक बड़ा गड्ढा खोदती है और जब राक्षस पास आते हैं, उसमें वह तीनों तत्वों को मिलाना शुरू करती है, जैसे कि उसने एक भयंकर विस्फोट की योजना बनाई हो जो अपनी ताकत से धरती को हिला देता है। सामने की पंक्ति के राक्षस भाप बन जाते हैं, लेकिन यह काफी नहीं था। रीम बाकी साहसी लोगों के साथ मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। वह राक्षसों से लड़ती है जब तक उनकी संख्या बहुत कम नहीं हो जाती और जीत उनके हाथ में होती है। अचानक असली छाया प्रकट होती है जो दूर से देख रही थी। लड़ाई की शुरुआत से ही वह और गिरोह का मुखिया अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला करते हैं और एक राक्षस लाल संधि को बुलाते हैं और उसे सीधे शहर भेजते हैं। स्थिति कठिन थी, लेकिन रीम पीछे नहीं हटती। वह हथियार उठाती है और अकेले ही हमला करती है। एक के बाद एक उन्हें मारती है, लेकिन संख्या बहुत बड़ी थी और किसी राक्षस को मारने पर दूसरा आ जाता था। वह कहती है कि उन्हें बस 30 सेकंड के लिए विचलित करें और यही चाहिए। दोनों इसका पालन करते हैं और राक्षसों के बीच घुसकर उन्हें भ्रमित करने लगते हैं ताकि समय मिल सके। इस बीच वह अपनी अंतिम हमले के लिए शक्ति इकट्ठा करती है। कुछ ही क्षणों में वह तैयार हो जाती है और एक विशाल मंत्र छोड़ती है जो राक्षसों को नष्ट कर देती है। केवल 3 प्रमुख राक्षस बचे होते हैं। सभी खुशी से चिल्लाते हैं कि वे जीत के करीब हैं, लेकिन तभी तात्सु वापस आता है और गिल्ड के मुख्यालय में प्रवेश करता है। उसके साथ नेस्तासिया और जुड़वा बहनें होती हैं और वह नेता से कहता है, देरी के लिए क्षमा करें, और जल्दी से युद्ध की ओर बढ़ता है। येटन अपनी ताकत शिक्षिका और न्योरा के साथ मिलाकर गलों से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उनकी ताकत काफी नहीं थी और वे असफल हो गए। लिन निराश होकर गिर गई और हिल नहीं पा रही थी। एक विशालकाय गॉल उसे खत्म करने आ रहा था। तभी अचानक एक आवाज सब कुछ रोक देती है। ताच आखिरी पल में पहुंचता है और पूरी ताकत से गॉल पर हमला करता है। वह रीम को बचा लेता है और उसकी आंखों में रोशनी लौट आती है। लड़ाई में फिर से आशा का जन्म होता है। ताच अपने दुश्मन से लड़ाई जारी रखता है और सारी ताकत इकट्ठा कर बिना जादू के हमला करता है। वह इसे आसानी से खत्म कर देता है। यह राक्षस उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर वह मेरी ओर तेजी से आता है। क्यों? मोरिनो मियोरा से पूछता है कि क्या वे मेरे साथ लड़ सकते हैं, लेकिन वे थके हुए थे और हिल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने उन 2 लड़कियों को देखा जो उनके साथ थीं। उनसे पूछते हैं कि वे कौन हैं। लड़कियां अपना परिचय देती हैं और ताच उन्हें शांति से कहता है कि उनके साथ रहो, मैं बाकी राक्षसों से अकेले लड़ने जा रहा हूँ। उनसे अनुरोध करता है कि वे मेरी पीठ की रक्षा करें। इस समय काशिम पहाड़ी के नेता के साथ खड़ा था जो सब देख रहा था और वह हैरान था कि ताची ने इतनी तेजी से सभी राक्षसों को खत्म कर दिया और कहता है कि इस लड़के की शक्ति ने मानव सीमाओं को पार कर लिया है। और नेता ठंडे स्वर में जवाब देता है, ये परीक्षण शुरू से ही ताकत का अंदाजा लगाने और योजना को अंजाम देने के लिए थे। हम समझते हैं कि यह सिर्फ एक प्रयोग था, असली ताकत को उजागर करने की तैयारी। इसी समय खबरें गिल्ड के नेता तक पहुंचती हैं और वह समझता है कि कोई रणनीतिक जादू क्यों नहीं किया गया, लेकिन फिर भी दानव डटे हुए हैं और तात्सु अकेले तीनों का सामना कर रहा है। अनास्तासिया घबरा जाती है जब वह यह सुनती है, लेकिन उसे तात्सु की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वह नेता के साथ रहे और बाकी साहसी लोगों की मदद करे। तभी दरवाजा खुलता है और वह सोचती है कि वह अकेला था जिसने उसे सिर्फ एक हत्यारे की छाया के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखा। और फिर कहानी शुरू होती है। नया और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, लेकिन अचानक वह खड़ी होती है और एक नकाबपोश व्यक्ति उसके कान में कुछ कहता है। वह बदल जाती है, खुद पर से नियंत्रण खो देती है और रोबोट की तरह युद्ध की ओर बढ़ने लगती है। मोरिन्हो और यूरा ताची की पीठ की रक्षा करने और राक्षसों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे और जुड़वा लड़कियां भी शामिल हो गईं और अपनी ताकत से सबको चौंका दिया। ताची फिर से अपनी शक्ति इकट्ठा करता है और तीनों राक्षसों पर पूरी ताकत से हमला करता है। हर वार के साथ जमीन हिल जाती थी। अंत में वह उन सभी पर काबू पा लेता है, लेकिन वह थक चुका है। मेरी लड़ाई और वह बुरी तरह घायल है। उसकी जिंदगी खत्म होने को है। उसे उन्हें हराने के लिए सारी ताकत लगानी पड़ी। वह सोचता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगती है जैसे भूकंप आ गया हो। जमीन उठती है और उसमें से एक डरावना जीव निकलता है। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं और लीमा चिल्लाती है कि यह असंभव है। ड्रैगन इंसानों और राक्षसों की लड़ाई में नहीं आते। तात्सु सोचता है कि यह सब लड़ाई की अराजकता का नतीजा है, लेकिन लीमा उसे समझाती है कि वह धरती की गहराइयों में रहती है और उसका कोई लेना देना नहीं है।
अगर वह बाहर आई है तो इसके पीछे कोई और वजह है। उस पल ताज समझता है कि यह सब नेता की चाल है। वह कहता है, यह लड़ाई नहीं, वापसी की लड़ाई है। सभी साहसी लोगों को ले जाओ और तुरंत शहर लौटो, क्योंकि चीजें नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन रम मना कर देती है, कहती है, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमने तय किया था कि हम साथ लौटेंगे। ताच उसके शब्दों से प्रभावित होता है, कहता है, मेरे साथ रहो, लेकिन लड़ाई में मत पड़ना। अगर वे तुम्हें निशाना बनाते हैं तो मैं नहीं सोचूंगा और यह मेरी समाप्ति हो सकती है। फिर वह ड्रैगन से लड़ने के लिए निकलता है। मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पहुंच पाता। वह अपनी सारी ताकत इकट्ठा करता है और खुद पर निर्भर करने का फैसला करता है। पूरी गति से ड्रैगन की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचता है, ड्रैगन उसके हमले को आसानी से रोक देता है और एक ही वार से उसे दूर धकेल देता है। फिर वह आग के बड़े गोले छोड़ता है, लेकिन तात्सुकी मुश्किल से बचता है। वह उसके बगल में कूदता है और तेजी से घूमता है ताकि कमजोरी ढूंढ सके। वह फिर से हमला करता है, लेकिन अचानक ड्रैगन घूमता है और अपनी पूंछ से वार करता है, जिससे तात्सुकी दूर फेंक जाता है। वह खुद को संभालता है ताकि फिर से खड़ा हो सके। उस समय डारिन मदद के लिए आती है, लेकिन ड्रैगन उसे चेतावनी देने के लिए छोटी गोलियां फेंकता है, जैसे कह रहा हो कि यह लड़ाई सिर्फ तात्सु के साथ है। तात्सु घायल होकर भी उठता है और लड़ाई जारी रखने का निश्चय करता है। हालांकि वह उलझन में है कि इतनी ताकत से कैसे निपटेगा और वह मनुष्यों और राक्षसों की लड़ाई में क्यों है। अचानक वह अपनी सांसें इकट्ठा करता है और देखता है कि अनास्तासिया उसकी ओर आ रही है। बिना होश के चल रही थी। जैसे ही वह करीब आती है, वह खुद को संभालती है, चारों ओर देखती है और खुद से पूछती है, मुझे यहाँ किसने लाया? तो वह, मैं कहता हूँ कि यहाँ से जाओ, खतरा है। लेकिन उससे पहले कि वह हिल सके, ड्रैगन अग्निगोला फेंकता है और भागने का समय नहीं होता। उस समय इंस्तासिया निर्णय लेती है कि वह अकेले हमले का सामना करेगी और आखिरी पल में तात्सु को दूर धकेल देती है। वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाती है और खून से लथपथ हो जाती है। वह टूटे स्वर में कहती है, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें खतरे में डाला, लेकिन धन्यवाद, तुमने मुझे इंसान जैसा महसूस कराया। वह पूछती है, अगर मैं सफल हो जाऊँ तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तात्सु उसका हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, हम सच में दोस्त हैं। दुर्भाग्य से इंस्तासिया जीवन से विदा लेती है और तात्सु अंदर से टूट जाता है और असाधारण गुस्सा और दुख महसूस करता है। वह नहीं जानता था कि वादा निभा पाएगा। वह चिल्लाता है और फिर से यरील को बुलाता है। इस बार उसकी भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि यरील जवाब देती है और दुनिया बदल जाती है। वह खुद को एक अजीब शांत जगह पर पाता है। यरील सामने प्रकट होती है और वह पूछता है, तुम कहाँ थे? मेरी मदद क्यों नहीं की? रीम जवाब देती है कि तुम्हारी भावनाएं पर्याप्त नहीं थी, इच्छा शुद्ध और मजबूत होनी चाहिए थी। इस बार क्या तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो? वह कहता है कि मैं अपनी ताकत से डरता था कि मैं इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन अब नहीं भागूंगा। यरील कहती है कि मैं तैयार हूँ, आओ हम साथ काम करें। चलो। उनके बीच समझौता होता है। तेज रोशनी उन्हें घेर लेती है और वह उसकी शक्ति को ग्रहण कर लेता है, जिससे नई और शुद्ध ऊर्जा का जन्म होता है, लेकिन डरावनी भी। तात्सु वास्तविकता में लौटता है और रेन के पास जाकर कहता है, मैं अब तैयार हूँ और इसे समाप्त करूंगा। वह दृढ़ कदमों से ड्रैगन की ओर बढ़ता है। ड्रैगन उसे देखता है और कहता है, तुम्हारी बहादुरी सम्मान के योग्य है। अगर तुम अपनी शक्ति साबित कर सको तो मैं एक सवाल का जवाब दूंगा और तुम्हें यह स्थान छोड़ दूंगा। लड़ाई शुरू होती है और तात्सु हवा की ताकत का उपयोग करता है, जबकि ड्रैगन अग्नि शक्ति से हमला करता है। वे जोर से टकराते हैं। दोनों हमले लगभग बराबर होते हैं, लेकिन अचानक तात्शी की शक्ति बढ़ जाती है और वह ड्रैगन को भेदकर उसके सिर पर प्रहार करता है, जिससे उसे दर्द होता है। लड़ाई के बाद ड्रैगन थक कर खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी शक्ति असाधारण है। जिसने मुझे हस्तक्षेप के लिए कहा, उसने ही तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करने को कहा था। तात्शी, यह साधारण परीक्षण नहीं था, बल्कि दुनिया के भाग्य के लिए कुछ बड़ा था। ड्रैगन एक दूसरे को छोड़कर उड़ जाते हैं। तात्शी आकाश की ओर देखता है और महसूस करता है कि जो आने वाला है वह अब तक से कठिन होगा। इसके बाद तात्शी रीम के साथ शहर लौटता है, म्योरा और लीमा के साथ इकट्ठा होता है और एरियल को बुलाकर उनसे परिचय कराता है। उनकी बातचीत के दौरान एक लड़की एलिसिना उनके पास आई और बताया कि वह राजा गिलिमार की ओर से आई है और उनसे अनुरोध किया कि वे उसके साथ शाही राजधानी चलें। वे उसके साथ गाड़ियों में बैठ गए और सभी चिंतित थे क्योंकि कारण नहीं पता था। जब ताचुरिन, एली, माउम, योरा और दोनों लड़कियां शाही गाड़ी में सिना के साथ बैठी तो तनाव स्पष्ट था। शुरुआत में कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सभी के मन में एक ही सवाल था कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया और उनसे क्या चाहता है। उस समय वह चुप क्यों नहीं रह सका? मैंने लिसेना की ओर देखा और पूछा, क्या हमें महल में आंतरिक समस्या के कारण बुलाया गया है या कुछ बड़ा है? लिसेना गंभीरता से जवाब देती है और कहती है कि जो उसने कहा वह सच है। वह विस्तार से सब कुछ समझाने लगती है। वह बताती है कि पहले इस राज्य पर राजा गिलिमार शासन करता था, लेकिन महल में हमेशा आंतरिक विभाजन होता था। उसका छोटा भाई, जो राजा का समर्थन करता था, मानता था कि राज्य को अन्य देशों के साथ संबंध खोलने चाहिए, खासकर क्योंकि उनके जादूगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से हैं, और इसलिए वह इसे दोहराता है। कुछ जादूगर बाहरी सहयोग में शामिल थे, लेकिन अचानक विरोध शुरू हो गया। राजा के समर्थकों ने कहा कि जादूगरों को अन्य देशों में भेजने से राज्य की शक्ति घटेगी और वे बाहरी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। उस समय विद्रोह शुरू हुआ और आंतरिक दबाव बढ़ गया, जो कभी भी युद्ध में बदल सकता था। थोड़ी देर बाद वे राजधानी पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे शहर में प्रवेश करते हैं, उन्हें कुछ गलत लगता है। सभी सड़कें अजीब तरह से खाली हैं, कोई आवाज नहीं है, लोग घरों में छिपे हैं, जैसे कोई बड़ा खतरा हो। उसी समय तात्शी को महसूस होता है कि कुछ तेजी से उनकी ओर आ रहा है और अचानक
हवा में तीर सीधे सिना की ओर बढ़ रहा था। बिना सोचे वह दौड़ता है और तीर पकड़कर तोड़ देता है, इससे पहले कि वह चोट पहुंचाए। वे पता लगाते हैं कि तीर चलाने वाले राजा के भाई के अनुयायी हैं, जो मामला नहीं छोड़ेंगे। फिर वे शाही महल जाते हैं, जहां राजा के कुछ सलाहकारों से मिलते हैं। पहली नजर में ही स्पष्ट होता है कि वे तातच और ब्रिन का स्वागत नहीं कर रहे। उनकी नजरें संदेह से भरी हैं। तभी एक सुंदर लड़की शाही पोशाक में अंदर आती है। गार्ड बताता है कि वह राजा की बेटी राजकुमारी शार्लोट है। फिर राजा खुद प्रकट होते हैं, विनम्रता से बात करते हैं और उनकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। जब वह बीच में बोलकर साहस से कहती है, तारीफें काफी हैं, हम यहाँ बात सुनने आए हैं, समय बर्बाद न हो, तो राजा दरबारियों से कहता है कि वे कक्ष छोड़ दें और वह उनके साथ अकेले बैठता है। तब हमें पता चलता है कि लीमा राजा को पहले से जानती थी और उनके बीच पुरानी दोस्ती थी, इसलिए वे इस तरह बात कर रहे थे। इसके बाद गंभीर बातचीत शुरू होती है और वह पूछती है क्या वे उसकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, और यदि वह पूरी नहीं हुई तो वह और उसके साथी तुरंत एस्पेयर वापस चले जाएंगे। राजा बिना बहस की शर्त मान लेता है। तब वह दृढ़ता से पूछती है क्या आप टिच को बुलाने के लिए जिम्मेदार हैं, और राजा चुप हो जाता है। फिर वह हिचकिचाते हुए कहता है हाँ, मैं ही कारण हूँ। मुझे अद्भुत शक्ति वाले की जरूरत थी और उन्हें बुलाना ही उपाय था जिससे मैं संकट से पार पा सकूं। इस पर ताच गुस्से से भर जाता है और कहता है कि हमें हमारे पुराने जीवन और दुनिया से अलग कर दिया गया और खून और लड़ाई से भरी दुनिया में फेंक दिया गया। ताज के शब्दों से सभी चौंक जाते हैं, पहरेदार भी परेशान हो जाते हैं। यूरी स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है और समझाती है कि ताज और री एक शांतिपूर्ण दुनिया के हैं, जहाँ न तलवारें हैं, न जादू, न युद्ध, इसलिए उनका नाराज होना स्वाभाविक है। इस पल में राजा समझता है कि क्या हुआ और कहता है कि वह सारी जिम्मेदारी लेते हुए वह माफी मांगता है। महत्वपूर्ण यह है कि बैठक के बाद वह जनरलों से मिलने जाता है ताकि सैन्य स्थिति का अध्ययन कर सके, जबकि ताज और ओरेंस महल में आराम करते हैं। अचानक दरवाजा खटखटता है और राजकुमारी आती है। यहीं से आश्चर्य शुरू होता है। राजकुमारी शांति से बताती है कि उन्हें बुलाने वाली वह है, न कि राजा। वह एक दुर्लभ जादूगरनी है जिसके पास समय और स्थान को नियंत्रित करने की क्षमता है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाने की कोशिश कर रही थी ताकि मदद मिल सके, लेकिन मंत्र के दौरान उसे विरोधियों के हमले का सामना करना पड़ा और उसने मंत्र पर नियंत्रण खो दिया। और यही कारण था कि वह गलती से बुला लिया। लेकिन बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने पूछा कि क्या वह हमें वापस भेज सकती है। दुखी होकर उसने कहा कि यह मंत्र दोबारा नहीं हो सकता, ये जीवन में एक बार होता है और मैं इसे सही से नहीं कर पाई, मैं आपको वापस नहीं भेज सकती। उसकी आंखों में आंसू थे जब उसने माफी मांगी और कहा कि वह तरीका खोजेगी, भले ही उसकी जिंदगी इसकी कीमत हो। ताज और योरिन एक दूसरे को देखते हैं और समझते हैं कि वह झूठ नहीं बोल रही है, इसीलिए वे उसे माफ कर देते हैं। वे कहते हैं कि वे उसकी मंशा समझते हैं और वह यह सब अपने लोगों की रक्षा के लिए कर रही है। अचानक बिना किसी भूमिका के न्यायाधीश उनके सामने आ जाते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए ताज को कमांडर सिमिला से लड़ना होगा। ताज चौंकता है लेकिन मान जाता है और उसके साथ जाता है, सबके लिए तैयार। उसके चेहरे पर सतर्कता थी, खासकर जब उसे पता चला कि सिमिला शाही सेना में सबसे मजबूत है। वह लड़ाई में शामिल होगा ताकि जनरलों के सामने खुद को साबित कर सके और वे उस पर और रेन पर भरोसा कर सकें। लड़ाई सबके सामने शुरू होती है और ताज सिमिला के साथ तलवार से लड़ाई करता है। उसे उम्मीद थी कि वह जल्दी हावी हो जाएगा, लेकिन आश्चर्य था कि सिमिला उसकी ताकत के बराबर थी और हर वार को रोक रही थी। वह सोच रहा था कि उसे बुलाए। वह जादू का उपयोग करने वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया और कहता है कि अगर मैंने यहाँ शक्ति का उपयोग किया तो अनजाने में चोट पहुंचा सकता हूँ और मैं नहीं चाहता कि राक्षसों के साथ जो हुआ वह दोहराया जाए। इसलिए वह शारीरिक बल पर निर्भर करने का फैसला करता है और पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखता है। उसके और सिमिला के बीच की मारपीट तूफान जैसी थी, जब तक कि तलवार मुकाबले की ताकत से टूट नहीं गई। तब दोनों ने हाथों से लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। उनकी आग जैसी मुठभेड़ें जमीन को हिला देती थीं, लेकिन अंत में ताज सिमिला को गिरा देता है और उसके चेहरे के पास जमीन में हाथ गाड़ देता है, जैसे कह रहा हो कि मैं सक्षम हूँ लेकिन तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सिमिला हंसते हुए हार स्वीकार करती है और सबके सामने कहती है कि ताज वास्तव में सक्षम है। वह अगली लड़ाई के बाद आराम के लिए कमरे में जाता है, लेकिन फोमान से बात करता है। वह तनावग्रस्त दिखता है और उदास होकर कहता है कि मैं अपनी शक्ति से खुश नहीं हूँ। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो किसी की जान जा सकती है। अगली लड़ाई इंसानों के खिलाफ है, न कि राक्षसों के खिलाफ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ खून से रंगे जाएं और न ही रेन के। इस बीच दफा मंदिर में राज्य की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक एक अजनबी उसके सामने खड़ा हो जाता है। वह काश्मीर समूह का नेता लॉर्डा था, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। अजीब बात यह थी कि वह उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन उसकी बात करने की शैली और नजरें कुछ अजीब और संदिग्ध थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी मंशा कुछ और थी। उस समय राजा दरत ने सहयोगियों के साथ बैठक की, जिसमें वे लड़ाई की योजना बना रहे थे। कुछ जनरल्स भी थे, लेकिन जनरल जान प्रमुख थे, जो बैठक में बम की तरह आते हैं। वे उत्साहित थे और कहते हैं कि तुरंत हमला करना चाहिए, लेकिन एक अन्य जनरल उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ताजछोरी की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। दरत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या जनरल के पास कोई योजना है। जनरल आत्मविश्वास से जवाब देते हैं कि सब कुछ तैयार है और हमला दक्षिण से राजधानी पर होगा और वे जल्दी ही उन्हें हरा देंगे। इसके बाद दरत अपनी योजना पर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। उस समय खबर राजधानी पहुंचती है और राजा गलीमार को पता चलता है कि द्वाट की सेना से 1000 सैनिक उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उत्तरी कमान उन्हें शांत करती है और कहती है कि हमारे पास 3000 घुड़सवार और 6000 आरक्षित हैं। हम संख्या में उनसे बेहतर हैं। रेगिस्तान की प्रभारी बला कहती हैं कि उनके पास 300 योद्धा और 500 आरक्षित हैं। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि तैयार हो जाओ और रेनोई टाच को शामिल कर लो। सभी को इकट्ठा किया जाता है और रणनीतिक बैठक होती है ताकि युद्ध की योजना तय हो सके। मुख्य उद्देश्य था कि वे राजधानी के दक्षिणी द्वार पर हमले को रोक सकें, लेकिन लीमा का क्या हुआ?
वह कहती है, क्या सच में 1000 सैनिक यह उनकी संख्या है या जाल हो सकता है? वह जवाब देती है कि टोही दल ने और सेना नहीं देखी, शायद यह आंतरिक संघर्ष है। महत्वपूर्ण है कि रेगिस्तान की सीमा को आश्चर्य के लिए रिजर्व किया जाए और तुरंत सहमति मिलती है। योजना पूरी होने पर ताची कहता है, मैं और लिन आवश्यक कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम राक्षसों के खिलाफ नहीं, मनुष्यों के खिलाफ हैं। वह रात में कहती है, यह ताची की लड़ाई है और कोई युद्ध बिना खून के नहीं होता। अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो वे तुम्हें मार देंगे। फिर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। ताताशीब रेन को सोने से पहले देखने गए। अचानक रेन ने कहा कि वह उनके साथ कमरे में बैठे। उस रात वह चिंतित लग रही थी और बोली, क्या इंसानों को मारना सही है? वह खून खराबा नहीं चाहती थी। ताताशीब ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ मारने की जरूरत नहीं है। अगर तुम शुरुआत में चाहती थी और तुम्हारा यहाँ होना गलती है तो भी। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है और तुमने मुझे दूर करने की कोशिश की। मैंने चुना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अंत तक जाऊंगी। ताताशीब ने गहरी सांस ली और बड़ी जिम्मेदारी महसूस की। और क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। वे इसे शौक नहीं मानते और लड़ाई से पहले आराम करते हैं। अचानक जब वह पर्दे खींचता है और बत्ती बुझाता है, उसे लगता है कि कोई बाहर से देख रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं करता और सोने का नाटक करता है। तभी एक नकाबपोश खिड़की से अंदर आता है और तेजी से हमला करता है, लेकिन वह केवल तकिए काट रहा था क्योंकि ताच ने जाल तैयार किया था और लिन के साथ दूसरी जगह छिपा था। इस पल में वे कमरे से जल्दी बाहर निकलते हैं और नकाबपोश के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे शुरुआत से खतरे का आभास कर रहे थे और स्थिति पर नजर रखे थे। नकाबपोश फिर से रेन पर हमला करता है, लेकिन ताच उसकी मार रोक देता है और गुस्से में चिल्लाता है, तुम कैसे हिम्मत करते हो उसे छूने की? जब वह सही समय पर रोकती है और पूछताछ करने की कोशिश करती है तो नकाबपोश खिड़की से भाग जाता है और आत्महत्या कर लेता है। एक बड़ा रहस्य छोड़ जाता है। बाद में पता चलता है कि वह वही था जिसे हमारे केंद्र में भेजा गया था, जो दूसरी सेना की योजना बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन राजा की सेना दक्षिण की ओर बढ़ती है और विपक्ष की सेना के साथ पहली लड़ाई शुरू होने वाली है, जबकि ताची तुरंत हमला शुरू करता है। यरिल ने हवा की शक्ति से जमीन पर इतनी ताकत से प्रहार किया कि गहरा गड्ढा बना दिया। दुश्मन की सेना अलग हो गई और उनकी चालें बिगड़ गईं, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटी और सोमाला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, खासकर क्योंकि सामने वाली सेना तैयार नहीं थी, जैसे वे किसी अजीब चीज के लिए तैयार हो रहे हों। अचानक सभी सैनिक अजीब जादुई पत्थरों वाली अंगूठियां पहनते हैं और राजा की सेना पर जादुई मंत्र फेंकने लगते हैं। हमले हिंसक और अप्रत्याशित थे। राजा के सैनिक चौंक गए और तुरंत घायल हो गए। उसी समय ताची ने देखा और चिल्लाया, ये जादुई उपकरण क्यों हैं? ये मंत्र क्यों? लेकिन खतरा है कि ये उनकी जीवन ऊर्जा सोख सकते हैं। ब्ला पुष्टि करती है कि सैनिक नहीं जानते कि वे मर सकते हैं। मियोरा साहस दिखाती है और कहती है कि हमें उन्हें चेतावनी देनी चाहिए, भले ही वे दुश्मन हों। कुछ सैनिक विरोध करते हैं, लेकिन सोमालो सहमत होता है और कहता है कि उसे उन्हें रोकने की योजना है, लेकिन रेन की मदद चाहिए। रेन तुरंत आगे बढ़ती है, जबकि ताची हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ताची उसे रोकता है। इस बीच रियल हवा की दीवार बनाती है जो सभी हमलों को रोकती है और उसी क्षण डेरिन अपनी योजना को अंजाम देना शुरू करता है और एक जटिल मंत्र का उपयोग करता है। दुश्मन की सेना पर तूफान बरसता है और बिजली गिरती है, जिससे सैनिक जड़ हो जाते हैं। इसी बीच एक नया व्यक्ति आता है जिसे घायल सैनिकों के बीच पहचाना जाता है। यह वही है जिसने लंजान को अंगूठियां दी थीं। लंजान चिल्लाता है, तुमने धोखा दिया, ये मेरे सैनिकों को मार सकता है। वह व्यक्ति व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आता है और निर्दयता से लंजान के दिल में छुरा घोंप देता है। इस तरह लड़ाई खत्म होती है और दुश्मन हार जाता है। तात्सु और बाकी लोग महल लौटते हैं और अपनी पहली जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण खेल का हिस्सा नहीं था। बाकी लोग पिछली बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होने हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां दुर्लभ हथियार और जादुई उपकरण होते हैं। हर कोई अपनी पसंद का हथियार चुनता है। मियोरा तेज खंजर लेती है, जो नजदीकी लड़ाई में तेजी के लिए मशहूर है। रीम जादुई छड़ी चुनती है, जो जादुई तत्वों की शक्ति बढ़ाती है। लीमा एक अंगूठी चुनती है, जिसमें शक्तिशाली जादुई पत्थर है, जो रणनीतिक जादू के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बना है। ताची जापानी तलवार जैसी तलवार चुनता है। यह उसके लिए नया था, लेकिन उसे इसके प्रति अनोखा आकर्षण महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुला रहा हो। चयन के बाद वे सोमाल के पास जाते हैं। सोमाल ताज से कहती है कि नई तलवार से मारने की कोशिश करे ताकि ताकत परखी जा सके। ली अपनी चुनी अंगूठी आजमाने का निर्णय लेती है और मियोरा रेयान से कहती है कि वे नए खंजर की धार परखें। अचानक ताची को थकान महसूस होती है और वह पेट पकड़कर कहता है कि उत्सव का खाना भारी था। वह ताजी हवा लेने अकेले बाहर जाता है। शहर में घूमने का निर्णय लेता है, लेकिन लोग उसे देखते ही घटना बन जाती है। सभी उसके पास दौड़ते हैं, मिलते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। वह मुश्किल से उनसे बचकर निकलता है। शहर के एक खाली जगह पर तात्सु को लगता है कि कोई देख रहा है। वह कहता है, बाहर आओ, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। काशम बाहर आता है। उसका बायां हाथ कटा हुआ था। तात्सु चौंककर पूछता है, तुम्हारा हाथ? काशम ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारी वजह से। जब तुम मुझसे लड़ रहे थे, तुमने इतनी ताकत से मारा कि मैं बेहोश हो गया, लेकिन यह चोट रह गई। वह कहता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा जब तक वह फिर से नहीं लड़ता।
धमकी देता है कि अगर मना किया तो राजधानी के कुओं को जहर देगा। तात्सु गहरी सांस लेता है और सहमति देने को मजबूर हो जाता है और वे एक जगह की ओर बढ़ते हैं। आंखों से दूर काशम एक जादुई उपकरण निकालता है और कहता है कि यह तुम्हारी शक्ति को मेरी बराबरी पर लाएगा, जिससे लड़ाई निष्पक्ष होगी। इरिल को खतरे का आभास होता है और वह तात्सु को चेतावनी देती है कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन तात्सु काशम की बातों से प्रभावित हो जाता है और विश्वास करता है कि उसकी प्रतिभा और राजनीति उसकी शक्ति का कारण है। उसने कहा कि मैं तुम्हें सम्मान पूर्वक हराऊंगा ताकि यह साबित हो सके कि मेहनत और प्रशिक्षण ही फर्क लाते हैं। लड़ाई शुरू होती है। तात्सु हवा की शक्ति से हमला करता है, लेकिन काशम जल्दी से बचकर अपने खंजर से हमला करता है। दरबा बसफो हवा से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन कश्म चाल समझ जाता है और दूर हो जाता है। वह जल की गोलियां छोड़ता है। तात्ची बचने की कोशिश करता है और हमला करता है, जिससे खंजर गिर जाता है। फिर वे सीधे मुक्कों से लड़ते हैं। दोनों घायल होते हैं और खून बहता है। उनकी सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन कश्म इसे खत्म करने का फैसला करता है और अंतिम हमला करने की बात कहता है। वह अपनी सारी शक्ति जादुई गांव में इकट्ठा करता है और तात्ची पर हमला करता है। उस समय तात्ची हिल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द में था। वह जादू को नियंत्रित करने के कदम याद करने की कोशिश करता है और अचानक तात्ची पहली बार खुद जादू का उपयोग कर पाता है। वह जोरदार हमला करता है और काशम को घायल कर देता है। क्या वह सच में घायल नहीं होता? काशम गिरकर कहता है, ठीक है, मैंने हार मान ली। अगर इस उपकरण को तोड़ दोगे तो ताकत लौट आएगी। अचानक एक काला धुआं जैसा राक्षस उपकरण से बाहर आता है और ताज की ओर बढ़ता है, जो थका हुआ है। ताज हवा की ताकत से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन असर नहीं होता। राक्षस उस पर हमला करता है और सच में घायल कर देता है। अब क्या होगा ताज के साथ? क्या कोई चमत्कार होगा? कौन उसे बचा सकता है? ये सब अगली कड़ी में जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और देखना न भूलें। इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें